नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे आज हम पास आज भारत की कुछ एक दिलचस्प बहुत स्रोत हैं जिन पर हम गौर करेंगे। डेली न्यूज का एक लेख है प्राकृतिक खेती पर, फिर पीआईबी से भारत के एआई इकोसिस्टम पर ताजा जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस का पीएम गतिशक्ति योजना पर एक विश्लेषण। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों से मतलब जरूरी बातें निकालना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ये जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, खेती में, तकनीक में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये कैसे शक्ल ले रहे हैं और इनके मायने क्या है। ये तीनों विषय कहीं ना कहीं भारत के भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव प्राकृतिक कृषि। स्रोत बता रहे हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश से, कि किसान अब रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं। ये बदलाव क्यों इतना अहम माना जा रहा है? ये सिर्फ हिमाचल की बात है या कोई बड़ा ट्रेंड है ये? जी हाँ, ये वाकई एक अहम बदलाव है और ये सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं है। हालांकि वहाँ ये काफी सफल रहा है। इसे नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। इसका सीधा मतलब है खेती करने का वो तरीका जो प्रकृति के साथ मिलके चले, बिना किसी केमिकल खाद या कीटनाशक के। नीति आयोग इसे रसायन मुक्त पारंपरिक कृषि पद्धति कहता है। रसायन मुक्त, बिल्कुल। सोचिए, फसलें, पेड़, जानवर, मिट्टी के कीड़े मकोड़े सब एक सिस्टम का हिस्सा है। प्राकृतिक खेती इसी तालमेल पर आधारित है। इसमें बाहर से कुछ डालने के बजाय खेत में जो मौजूद है उसी का इस्तेमाल होता है। सुनने में तो अच्छा है, पर ये काम कैसे करता है? मतलब बिना केमिकल डाले अच्छी फसल कैसे होगी? पारंपरिक खेती से ये अलग कैसे है? इसमें कुछ बुनियादी सिद्धांत है। पहली बात, जैसा कहा, कोई केमिकल नहीं। किसान खाद और कीटनाशक खुद बनाते हैं, जैसे जीवामृत या बीजामृत। अच्छा, ये क्या है? ये गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी जैसी चीजों से बनते हैं, जो खेत पर ही आसानी से मिल जाती हैं। अच्छा, तो मतलब ऑन फार्म इनपुट। बिल्कुल, ऑन फार्म। दूसरा, मिट्टी को ढककर रखना, जिसे मल्चिंग कहते हैं, और साल भर जमीन पर कोई ना कोई फसल उगाए रखना। इससे मिट्टी की सेहत सुधरती है, पानी बचता है और उसमें फायदेमंद जीवाणु पनपते हैं। जीवाणु, तो सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है। सही। तीसरा, इसमें एक ही फसल के बजाय कई तरह की फसलें एक साथ उगाना, मतलब मिश्रित खेती, या खेतों में पेड़ लगाना, एग्रोफॉरेस्ट्री, इस पर जोर होता है। और हाँ, देसी नस्ल की गायों का इसमें खास महत्व है, क्योंकि उनके गोबर गोमूत्र से ये खाद दवाइयां बनती हैं। यानी ये पूरी तरह से एक अलग नजरिया है खेती का। इसके फायदे क्या हैं? क्या वैज्ञानिक तौर पर इसके लाभ साबित हुए हैं? बिल्कुल, इसके कई फायदे हैं जो अब दिखने भी लगे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो मिट्टी के लिए है। लगातार केमिकल डालने से मिट्टी बेजान हो जाती है। प्राकृतिक खेती से मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है, उसकी उर्वरता लौटती है। अच्छा। पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है, जो सूखे जैसी स्थिति में बहुत मददगार है। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो केमिकल खाद, खासकर यूरिया, वो ग्रीनहाउस गैस बढ़ाते हैं। प्राकृतिक खेती इसमें कमी लाती है। और क्योंकि केमिकल कीटनाशक इस्तेमाल नहीं होते, तो मधुमक्खियों, तितलियों, केंचुओं, हाँ, जो फायदेमंद कीट होते हैं, बिल्कुल, उनकी संख्या बढ़ती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी हैं। ये तो पर्यावरण और मिट्टी की बात हुई, लेकिन किसान के लिए इसमें क्या है? क्या इससे उनकी आमदनी बढ़ती है? हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या ZBNF का नाम भी सुना है। हाँ, किसानों के लिए इसका सबसे बड़ा आकर्षण है लागत का कम होना। वाकई? केमिकल खाद और कीटनाशक बहुत महंगे आते हैं। प्राकृतिक खेती में ये खर्च लगभग खत्म हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि लागत 50-60% तक कम हो सकती है। 50 से 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। पर क्या उपज पर असर नहीं पड़ता शुरू में? देखिए, शुरू में हो सकता है थोड़ा असर दिखे, मतलब मिट्टी को भी तो आदत बदलनी होती है ना। पर जैसे जैसे मिट्टी बेहतर होती है, उसकी सेहत सुधरती है, तो उपज भी धीरे धीरे स्थिर हो जाती है या लंबे समय में बढ़ भी सकती है। मिश्रित खेती से एक फसल खराब होने का खतरा भी कम होता है। इससे किसान की आमदनी में स्थिरता आती है। स्थिरता। हाँ, और सेहत का फायदा अलग। केमिकल मुक्त खाना मिलता है, ग्रामीण स्तर पर रोजगार भी पैदा होता है, जैसे जैविक खाद बनाने के यूनिट लगाना या स्थानीय बीजों का बैंक बनाना। और वो जो ZBNF या शून्य बजट प्राकृतिक खेती की बात है, वो इसी का एक लोकप्रिय मॉडल है, जिसका दावा है कि खेती की लागत शून्य तक लाई जा सकती है। फायदे तो काफी नजर आ रहे हैं। क्या सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है? मतलब कोई सपोर्ट है? जी हाँ, सरकार इस पर काफी ध्यान दे रही है। एक खास मिशन है राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, यानी NMNF।
ये केंद्र सरकार की योजना है जो किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अच्छा। लक्ष्य है करीब 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन को इसके तहत लाना और लगभग 1 करोड़ किसानों को जोड़ना। जी। इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद भी दी जाती है, करीब 4,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना, 2 साल के लिए। ओके। ये पहले से चल रही परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP पर आधारित है। ओके। और कई राज्य सरकारें भी जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल अपने स्तर पर इसे काफी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाना या आसान तो नहीं होता होगा। क्या चुनौतियां आ रही हैं इसे अपनाने में? चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। पहली और सबसे बड़ी है जानकारी और हुनर की कमी। मतलब किसानों को ये समझना होता है कि बिना केमिकल के मिट्टी को कैसे जिंदा रखें, कीटों से कैसे निपटें। हाँ, ये सीखने की बात है। बिल्कुल, इसमें समय लगता है और लगातार सीखने की जरूरत होती है। दूसरी चुनौती है मानसिकता बदलना। सालों से केमिकल इस्तेमाल कर रहे किसानों को लगता है कि इसके बिना अच्छी पैदावार नहीं होगी। वो एक हिचक होती है। स्वाभाविक है। तीसरी, हर जगह की मिट्टी और मौसम अलग होता है, तो एक जगह का सफल मॉडल हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। चौथी, बाजार का मुद्दा है। प्राकृतिक उपज का सही दाम मिलना जरूरी है। अभी इसके लिए सर्टिफिकेशन और अलग बाजार बनाने की कोशिशें हो रही हैं, पर ये अभी शुरुआती दौर में है। यानी मार्केट लिंकेज एक इशू है। हाँ, और पांचवी, जो जैविक खाद वगैरह चाहिए वो सही समय पर और सही मात्रा में किसानों तक पहुंचाना भी एक लॉजिस्टिकल चुनौती है, खासकर दूर दराज के इलाकों में। इन मुश्किलों से कैसे निपटा जा सकता है? क्या कुछ रास्ते दिख रहे हैं? हाँ, कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे किसानों के छोटे छोटे समूह बनाना ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें और मदद कर सकें। कृषि सखियों और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जैसे स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देकर किसानों की मदद के लिए तैयार करना। अच्छा, लोकल लेवल पर सपोर्ट। हाँ, स्थानीय स्तर पर ही खाद बीज बनाने के केंद्र, जिन्हें बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर या BRC कहते हैं, वो स्थापित करना। और सबसे जरूरी, बाजार से जुड़ाव बनाना, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया आसान करना, FPOs यानी किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करना ताकि दाम अच्छा मिले। बिल्कुल, और प्राकृतिक उपज के लिए अलग से बिक्री केंद्र बनाना ताकि किसानों को प्रीमियम दाम मिल सके। डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मोबाइल ऐप से सलाह देना या प्रगति पर नजर रखना। कुल मिलाकर प्राकृतिक कृषि सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं, बल्कि एक आंदोलन जैसा है जो सेहतमंद भोजन, स्वस्थ पर्यावरण और किसानों की बेहतर आय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, खासकर SDG 2 और SDG 12 से भी सीधा जुड़ता है। ठीक है, तो खेती की बात से अब तकनीक की दुनिया में चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। PIB का स्रोत बताता है कि सरकार इंडिया AI मिशन के तहत सुरक्षित और भरोसेमंद AI बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए 5 खास प्रोजेक्ट्स पे चुने गए हैं। ये क्या हैं और क्यों जरूरी हैं? हाँ, AI आज हर तरफ चर्चा में है, लेकिन इसके साथ कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे डीप फेक, डेटा प्राइवेसी या AI का भेदभाव करना, बायस जिसे कहते हैं। भारत सरकार का इंडिया AI मिशन इसी संतुलन को साधने की कोशिश है। AI के फायदे सब तक पहुंचे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। MITI यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत इंडिया AI नाम की एक संस्था इसे लागू कर रही है। इंडिया AI। हाँ, और जो 5 प्रोजेक्ट चुने गए हैं वो इसी दिशा में हैं। कौन से हैं ये प्रोजेक्ट्स? क्या ये डीप फेक जैसी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चिंता बन गई है आजकल। बिल्कुल, इन 5 प्रोजेक्ट्स में से 3 तो सीधे डीप फेक से निपटने पर ही केंद्रित हैं। आजकल ऑडियो वीडियो में हेरफेर करके नकली कंटेंट बनाना बहुत आसान हो गया है, तो IIT जोधपुर और मद्रास मिलकर साक्ष्य नाम का एक सिस्टम बना रहे हैं जो रियल टाइम में डीप फेक पकड़ सकेगा। रियल टाइम में? ये तो अच्छा है। हाँ, फिर IIT मंडी AI विश्लेषक पर काम कर रहा है जो जाली दस्तखत और ऑडियो वीडियो डीप फेक की पहचान करेगा। और IIT खड़गपुर आवाज की डीप फेक मतलब नकली आवाज पहचानने पर काम कर रहा है। ओके, और बाकी 2? एक और दिलचस्प प्रोजेक्ट है जो AI में होने वाले पूर्वाग्रह मतलब बायस, खासकर लैंगिक भेदभाव को समझने और कम करने पर है, ताकि AI सिस्टम सभी के लिए निष्पक्ष हो। और 5वां प्रोजेक्ट IIT धारवाड़ का एनविल है। ये AI सिस्टम, खासकर LLMs जो ChatGPT जैसे सिस्टम चलाती है ना, हाँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उनकी सुरक्षा जांचने के लिए टूल बना रहा है। ये तो बहुत जरूरी काम लग रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इन कुछ प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित है या इंडिया AI मिशन का दायरा और भी बड़ा है? नहीं, ये मिशन काफी व्यापक है। इसके कुल 7 स्तंभ या फोकस एरियाज हैं।
पहला है इंडिया एआई कंप्यूट। इसका मकसद है एआई पर काम करने वालों को जरूरी कंप्यूटिंग पावर, जैसे कि जीपीयूज, वो सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना। अच्छा, एक्सेस देना। हाँ, स्रोत में 65 रुपए प्रति घंटे की रियायती दर का भी जिक्र है। दूसरा है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, जो स्वास्थ्य, कृषि जैसे सामाजिक क्षेत्रों में एआई समाधानों पर काम करेंगे। तीसरा, एआई कोश, जो एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय भाषाओं और संदर्भों वाला बड़ा डेटा सेट तैयार करेगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय डेटा। बिल्कुल। चौथा, इंडिया एआई फाउंडेशन मॉडल, यानी भारत के अपने बड़े एआई मॉडल बनाना। पांचवा, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, मतलब एआई के लिए कुशल लोग तैयार करना। स्किल्ड वर्कफोर्स। हाँ। छठा, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, यानी एआई स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद देना। और सातवां स्तंभ है सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, जिसके तहत ये 5 प्रोजेक्ट आते हैं। इसका मकसद है एआई के नैतिक और जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए नियम और तकनीक विकसित करना। भारत में एआई का इस्तेमाल कितना बढ़ रहा है? क्या हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो इसकी तस्वीर साफ कर सकें? मतलब ये सब बातें हो रही हैं, पर जमीन पे क्या हो रहा है? हाँ, स्रोत कुछ दिलचस्प आंकड़े देता है। जैसे भारत का टेक्नोलॉजी सेक्टर 2025 तक $280 बिलियन का हो सकता है। ओह! और इसमें 60 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। 1800 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियों के रिसर्च सेंटर GCCS भारत में हैं, जिनमें से करीब 45% एआई पर काम कर रहे हैं। 45%? हाँ, स्टार्टअप्स की बात करें तो देश में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप हैं। और पिछले साल जितने नए स्टार्टअप बने, उनमें से करीब 89% ने एआई का इस्तेमाल किया। 89%? मतलब एआई अब लगभग हर नए स्टार्टअप का हिस्सा है? करीब करीब। एक इंडेक्स के मुताबिक भारतीय कंपनियां एआई अपनाने में काफी आगे हैं। स्कोर 2.454 है और 87% कंपनियां किसी न किसी रूप में एआई इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंडस्ट्री, रिटेल, बैंकिंग, फाइनेंस और हेल्थ केयर में हो रहा है। तो साफ है कि एआई भारत में तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इंडिया एआई मिशन का फोकस सिर्फ एआई को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि ये विकास सुरक्षित, भरोसेमंद और सभी के हित में हो। तकनीकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी भी जरूरी है। बिल्कुल। तकनीक और डेटा की बात चली रही है, तो अब अपने तीसरे और आखिरी विषय पर आते हैं, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इंडियन एक्सप्रेस का स्रोत बताता है कि इसे 4 साल हो गए हैं और अब इसका पोर्टल प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खुल गया है। ये गति शक्ति आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है? पीएम गति शक्ति अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था। ये असल में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी ढांचे के विकास की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। लक्ष्य है अगले कुछ सालों में करीब 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सोचने के तरीके में बदलाव है। सोचने के तरीके में बदलाव कैसे? पहले क्या होता था? सड़क मंत्रालय अपनी सड़क बनाता था, रेलवे अपनी लाइन बिछाता था, बिजली विभाग अपने तार डालता था, सब अलग अलग अपने अपने दायरे में। हाँ, साइलोज में काम करते थे। बिल्कुल। गति शक्ति इन सबको एक मंच पर लाता है। एक मंच पर लाने से क्या फायदा होता है? इसका सबसे बड़ा मकसद है लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना। मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च। भारत में ये लागत अभी काफी ज्यादा है, जिससे हमारे उत्पाद महंगे हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं है पाते। अच्छा। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे बिसाग एन नाम की संस्था ने बनाया है। इस प्लेटफॉर्म पर देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो सड़क हो, रेल हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, गैस पाइपलाइन, सबकी जानकारी एक जगह मैप पर दिखती है। इसमें 1600 से ज्यादा डेटा लेयर्स हैं। 1600 से ज्यादा? हाँ, इससे ये पता चलता है कि कहाँ क्या बन रहा है, कहाँ क्या बनना चाहिए, कहाँ तालमेल की जरूरत है। ये असल में एक डिजिटल पुल जैसा है, जो बड़ी प्लानिंग होती है मैक्रो लेवल पर और जो जमीन पर काम होता है माइक्रो लेवल पर, उनको जोड़ता है। और जो पुरानी योजनाएं थी ना, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, उनको भी इसी में ले आए हैं। अच्छा, सब एक साथ इंटीग्रेट कर दिया। हाँ, ताकि सब जुड़ जाए और बिजनेस करना आसान हो, कंपटीशन बढ़े। इसके काम करने के 6 मुख्य सिद्धांत हैं: कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल और डायनामिक। मतलब सब कुछ शामिल हो, प्राथमिकता तय हो, बेहतर इस्तेमाल हो, तालमेल हो, डेटा पर आधारित हो और लगातार अपडेट होता रहे। सुनने में तो ये बहुत बड़ा बदलाव लगता है। क्या इसके कुछ खास लक्ष्य भी तय किए गए हैं? मतलब क्या हासिल करना है इससे? हाँ, लक्ष्य काफी बड़े रखे गए हैं।
जैसे नेशनल हाईवे नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाना। 2 लाख किलोमीटर? हाँ, रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाकर 1600 टन करना FY25 तक। 200 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम बनाना। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 225 गीगावाट तक ले जाना। गैस पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ाना, ये कुछ उदाहरण हैं। 4 साल हो गए हैं इसे, क्या कुछ उपलब्धियां जमीन पर दिख रही हैं? कुछ असर हुआ है? बिल्कुल। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि 44 केंद्रीय मंत्रालय और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इससे प्लानिंग बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं। एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG बनाया गया है, जिसने 200 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन इसी आधार पर किया है कि वो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं या नहीं। मल्टी मॉडल और लास्ट माइल, ये जरूरी है। बहुत जरूरी। और इसका इस्तेमाल अब सिर्फ आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, बल्कि स्कूल, अस्पताल जैसे सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के लिए भी हो रहा है, खासकर दूर दराज के इलाकों में कमियों को पहचानने के लिए। अच्छा, सोशल सेक्टर में भी? हाँ, और जैसा मैंने कहा, लॉजिस्टिक्स पर इसका असर दिखना शुरू हुआ है। वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, LPI, हाँ, LPI, उसमें भारत की रैंकिंग 2018 में 44वें से सुधर कर 2023 में 38वें पर आ गई। इसमें गति शक्ति का भी योगदान माना जा रहा है। ये तो सकारात्मक बातें हैं, लेकिन इतनी बड़ी योजना में यकीनन कुछ रुकावटें भी आती होंगी। चुनौतियां क्या हैं? हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। स्रोत में एक्रोनिम भी दिया है ब्लॉक, पर हम सरल भाषा में समझें तो पहली चुनौती है विभागों के बीच का वो पुराना साइलो वाला रवैया। जानकारी साझा करने और मिलकर काम करने में अब भी हिचक है कहीं कहीं। ब्यूरोक्रेसी, लेने में होने वाली देरी, ये भारत में पुरानी समस्या है। ये तो है। तीसरी, डेटा की दिक्कतें। अलग अलग विभाग अलग अलग फॉर्मेट में डेटा रखते हैं, अपडेट करने की रफ्तार भी अलग है, तो प्लेटफॉर्म पर जानकारी कितनी सटीक और ताज़ा है, ये एक सवाल रहता है। डेटा कंसिस्टेंसी मतलब? बिल्कुल। चौथी, क्षमता और कौशल की कमी, खासकर राज्य और स्थानीय स्तर पर इस प्लेटफॉर्म और GIS जैसी तकनीक को इस्तेमाल करने वाले प्रशिक्षित लोगों की कमी है। और पांचवी चुनौती है प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिल जाने के बाद भी जमीन पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करना, मतलब डेटा से एक्शन तक का सफर थोड़ा धीमा हो सकता है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या किया जा रहा है? कोई समाधान? हाँ, इसके लिए भी कुछ समाधान सुझाए गए हैं। स्रोत में स्केल एक्रोनिम है, पर मुख्य बातें यह हैं। पहला, डेटा को स्टैंडर्डाइज करना, सबके लिए एक जैसा फॉर्मेट और नियम बनाना। डेटा ऑडिट करना। ठीक है। दूसरा, विभागों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, शायद उनके प्रदर्शन को इससे जोड़कर इंसेंटिव देना। तीसरा, तकनीकी ट्रेनिंग बढ़ाना, हर स्तर पर अधिकारियों को प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना सिखाना। कैपेसिटी बिल्डिंग। हाँ। चौथा, मंजूरियों की प्रक्रिया को गतिशक्ति से जोड़ना, जैसे जमीन अधिग्रहण या पर्यावरण मंजूरी के लिए जो पोर्टल हैं, जैसे परिवेश, उनके साथ इसे इंटीग्रेट करना ताकि तेजी आए। और पांचवा, निगरानी तंत्र को मजबूत करना, NPG को और अधिकार देना ताकि वो अटके हुए मामलों में दखल दे सकें। संक्षिप्त में, PM गति शक्ति भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में एक बड़ा गेम चेंजर कदम है। अगर ये चुनौतियां दूर हो जाती हैं तो ये लॉजिस्टिक्स की लागत घटाने और भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो आज हमने 3 अहम क्षेत्रों पर नजर डाली। प्राकृतिक कृषि, जो खेती को टिकाऊ और फायदेमंद बनाने का रास्ता दिखा रही है। भारत का AI मिशन, जो तकनीक के जिम्मेदार विकास पर केंद्रित है। और PM गति शक्ति, जो देश के बुनियादी ढांचे को एकीकृत और कुशल बनाने की कोशिश है। हाँ, और इन तीनों में एक बात कॉमन है, सिस्टम को बेहतर बनाने का नजरिया। चाहे वो खेती का इकोसिस्टम हो, AI का तकनीकी और नैतिक ढांचा हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉजिस्टिक नेटवर्क, हर जगह एक समग्र, एकीकृत और डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश दिख रही है, ताकि जटिल चुनौतियों का सामना किया जा सके और विकास को टिकाऊ बनाया जा सके। इस दिलचस्प और गहरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए श्रोताओं का धन्यवाद। जाने से पहले एक सवाल जरूर मन में आता है। हमने देखा कि इन सभी क्षेत्रों, खेती, AI, इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीक और डेटा का रोल कितना बढ़ रहा है, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि हम ये कैसे पक्का करें कि इस तकनीकी तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ लोगों या बड़े शहरों तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि ये वाकई जमीनी स्तर पर हर नागरिक तक पहुंचे और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। इस सवाल पर विचार कीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।